प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरल रेखाएं, जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो ये शुरू करने से पहले इसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, 9th या 10th में पढ़ा होगा, तो आइए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कार्तीय तल। कार्तीय तल, देखिए कार्तीय तल एक ऐसा समतल होता है, ध्यान देना, कार्तीय तल एक ऐसा समतल होता है जिस पर x अक्ष और y अक्ष स्थित होते हैं। इसको लिख सकते हैं, एक ऐसा तल जिस पर x अक्ष तथा y अक्ष स्थित हूँ। कार्तीय तल, यह कार्तीय तल का दूसरा एक नाम है, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई समतल। इसको बोलेंगे एक्स वाई समतल। कहलाता है। देखिए कार्तीय तल में जितने भी बिंदु होंगे, कोई सा भी बिंदु होगा, तो उस बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। एक को बोलते हैं x निर्देशांक और दूसरे को बोलते हैं y निर्देशांक। क्या लिखेंगे कि कार्तीय तल में स्थित प्रत्येक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। दो निर्देशांक होते हैं। पहला x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। इसके बाद बात आती है चतुर्थांश की। चतुर्थांश, जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट, देखिए जैसे अगर हम इस तरीके से x अक्ष और y अक्ष ये खींचें, पता है कि x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, और ये जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये मूल बिंदु, इसको हमने वो मान लिया है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है x, जो x अक्ष को हमने इधर लिखा है राइट हैंड साइड में x, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है x डैश। इसी तरीके से ऊपर की साइड में ये हमने लिखा है y, और नीचे की साइड में ये लिखा है y डैश। ध्यान ये रखना है कि इस दिशा में, देख रहे होंगे आप लोग कि इस दिशा में ये हमेशा पॉजिटिव आता है। इसी तरीके से y इस दिशा में हमेशा पॉजिटिव आएगा, और x डैश जहाँ पे लिखा हुआ है इस दिशा में जो x अक्ष, इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव होती है। और इसी तरीके से y अक्ष की दिशा y डैश, ये y डैश लिखा हुआ है, तो y डैश की दिशा में ये हमेशा निगेटिव होता है। तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को
यहाँ पे O पे काट रही हैं, इसे हम मूल बिंदु कह रहे हैं, और ये 4 भाग विभाजित कर रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थांश होता है। यहाँ पे देखिए, जो ये प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो ये x ये भी पॉजिटिव है, y ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर किसी बिंदु के निर्देशांक प्लस और प्लस हैं, जैसे 3,4, 1,2, तो वो फर्स्ट में आएगा या प्रथम चतुर्थांश में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, ये मैंने बता रखा है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ भी देखिए, ये x निर्देशांक भी पॉजिटिव है और y निर्देशांक भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट में आएगा। यहाँ पे देखिए, जो द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें x वाला निर्देशांक ये नेगेटिव आएगा और y वाला पॉजिटिव आएगा। x वाला पहले आता है और y वाला बाद में आता है, तो y वाला प्लस में आ जाएगा। तीसरा है, तीसरे में देखिए, जो तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें x ये भी नेगेटिव है, इधर देखिए ये भी नेगेटिव है, जो y वाला है ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। इसी तरीके से चतुर्थांश, जो चतुर्थ क्वाड्रेंट है, तो उसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्लस माइनस ये आ जाएगा। तो हमने सीखा है, जैसे मान लिया कि किसी बिंदु के निर्देशांक 3,-4 हैं, अर्थात x कोऑर्डिनेट प्लस है, y कोऑर्डिनेट माइनस है, तो वो फोर्थ में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एक ऐसा बिंदु हमें दिखाना है जिसके निर्देशांक हैं 1,2, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो स्पष्ट है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसी तरीके से हम और भी दिखा सकते हैं। अब देखिए, ये आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, पहला बिंदु A है जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक हैं x2, y2। जैसे मान लीजिए एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक अभी बताया मैंने x1, y1, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक हैं x2, y2। अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, दूरी AB हो जाएगी, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अर्थात ये क्या हो गया, ये भुजों, इसमें x1 और x2, जो ये x कोऑर्डिनेट है इसे हम भुज बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट है इसे हम कोटि बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों का अंतर, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब आता है विभाजन सूत्र। विभाजन
सूत्र जैसे बिंदु ए है, उसके निर्देशांक अभी मैंने बताए थे ए x1, y1, और दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इसको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु हमने मान लीजिए कि इसी को ले लेते हैं, ये एक बिंदु ए था, दूसरा बिंदु बी था, दोनों के निर्देशांक मालूम है, और इसको मिलाने वाला एक ये रेखा खींच ली। अब इसमें एक बिंदु आर है इस रेखा पे जो इसको अंतः विभाजित कर रहा है। ए बी को मिलाने वाली जो रेखा है, इस पर एक बिंदु आर ले लिया जो इसको अंतः विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? m और n के अनुपात में। तो ये जो बिंदु R है इसके निर्देशांक बिंदु R, ये लिख लीजिए, बिंदु R के निर्देशांक ये हो जाएंगे, याद रखिए फार्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस फार्मूले का यूज करके हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु R जो कि उसको m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जो विभाजित दो तरीके से कर सकता है, एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। तो ये अंतः विभाजन है, मैं अंतः विभाजन की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये फार्मूला आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये m बराबर n है, अर्थात अगर जो ये R बिंदु है ये बीचों बीच में है इस AB के, यानी कि मध्य बिंदु है AB का, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं, इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ध्यान रखना है, ये हो गया। तो पहला तो अंतः विभाजन था, मैंने बताया, अंतः विभाजन जैसे ये बताया है मैंने अभी। और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, देखिए बाह्य जो विभाजन होता है बिल्कुल ऐसे तरीके से, इसी तरीके से यदि बिंदुओं A x1, y1 तथा B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु R m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे उस दिशा में बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, याद कर लीजिएगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। अब देखिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पता है हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो यदि कोई त्रिभुज है और
ये इस तरीके से ए बी सी, ए के निर्देशांक हैं x1, y1, बी के निर्देशांक हैं x2, y2, सी के निर्देशांक हैं x3, y3। ये देखिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर याद करना है आपको, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये देखिए, ये फार्मूला आएगा त्रिभुज ABC जिसके A, B तथा C शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हैं का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको मॉडुलस के अंदर लगा लीजिए, मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी संख्या हो उसका मान पॉजिटिव होता है। अब आता है सरल रेखा की प्रवणता, या इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है? प्रवणता, या इसको हम बोलते हैं ढाल। ढाल, देखिए, यदि एक रेखा ऐसी है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, यदि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण थीटा बनाती है, तो कोण थीटा की स्पर्शज्या, या हम लिख सकते हैं टैन थीटा। ध्यान देना, एक रेखा है, वो एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा एंगल का, थीटा अब आता है सरल रेखा की प्रवणता या ढाल, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, कोई रेखा है, वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण थीटा बना रही है, तो जो ये टैन थीटा है, टैन थीटा, या इसको हम कहते हैं थीटा की स्पर्शज्या। तो थीटा की स्पर्शज्या बोलना कठिन है, तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं टैन थीटा को रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं। प्रवणता कहते हैं। इसे m से प्रकट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं, एक ही बात है, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? m बराबर टैन थीटा। ध्यान देना,
यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से एंगल थीटा बना रही हो तो थीटा का स्पर्शजा या टेन थीटा उस रेखा की प्रवणता या ढाल कहलाती है और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें दो नोट हैं। पहला नोट है एक्स अक्ष, इसकी प्रवणता हमेशा एक्स अक्ष की प्रवणता शून्य होती है। शून्य होती है। क्यों शून्य होती है? क्योंकि प्रवणता अभी बताया मैंने ये होती है टेन थीटा। ये लगाते हैं फार्मूला m बराबर टेन थीटा, और थीटा जो एक्स अक्ष है वो एक्स अक्ष की धन दिशा से जीरो एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर टेन जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से एक्स अक्ष की प्रवणता शून्य होगी। दूसरी चीज जो y अक्ष है, y अक्ष की प्रवणता परिभाषित ही नहीं है। y अक्ष की प्रवणता परिभाषित नहीं होती है। परिभाषित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि y अक्ष होता है वो x अक्ष की धन दिशा से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में थीटा की जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे तो tan 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना m बराबर tan 90 डिग्री, और 90 डिग्री पता है इनफाइनाइट होता है या 1/0 होता है, और ये परिभाषित नहीं होता है। अब आ जाओ रेखा की प्रवणता। जब रेखा पर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, जब रेखा पर कोई दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु है x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2 दिए हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, इसको हम पता है m बोलते हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये याद करेंगे हम ये फार्मूला लगा के, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे हमारे पास ये रेखा है और इस पे एक बिंदु A दिया है जिसके निर्देशांक है x1, y1, और एक बिंदु B दिया है जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ये इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब फिर से वही बात आएगी कि यदि रेखा है वो x अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता कितनी होनी चाहिए? x अक्ष के समांतर, या फिर जैसे x अक्ष की प्रवणता आई थी वैसे ही x अक्ष के समांतर रेखा की भी प्रवणता आएगी, तो शून्य आएगी। और अगर वो रेखा y अक्ष के समांतर है तब उसकी प्रवणता इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं होगी।